मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैला होगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। लगभग 764 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें 1200 करोड़ के खर्चे में। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से 68 साल पुराना बंगाल के विकास का रोड़ा हटाया। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है। रेलवे बजट में 5,437 करोड़ का और 12,500 मेट्रो के लिए विशेष काम किया है। जनवरी 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यम ग्राम, सोलर सिटी, 3 सोलर सिटी विकसित किए जा रहे हैं। बनपुर स्थित सेल के इसको स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण किया जाता है, क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। लगभग सागरमाला के 41 प्रकल्प हमने शुरू किए हैं। और मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं मित्रों कि मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में बंगाल को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,32,783 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 1,32,783 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 तक 5 साल के अंदर 4,48,214 करोड़। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए, टोलबाजी में चले गए। अगर ये विकास को नीचे तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि हमें वहां परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को रास्ता दिखाता था। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था बंगाल जो आज सोचता है देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा? जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा? जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म संभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था। वो बंगाल को तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला के जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले 2.5 दशक तक और अब 1 दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को
गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये 4S के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी, आप परिवर्तन को नहीं रोक सकते। देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया। उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी। राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई, तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में घाव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। और ममता जी पॉलिटिकल तंज कसती है। हम ठीक नहीं चला रहे तो आकर संभाल लीजिए। भाई, हमसे तो जो बन पड़ता था वो करा। 11,000 करोड़ रुपया हमने सीधा बंगाल की जनता के खाते में भेजा है, और बंगाल सरकार को भी जो देना निकलता था वो निकलता। हमने कोई पक्षपात नहीं किया। मगर आप हमें कह रही है ममता जी कि भाजपा वाले संभाल ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। चुनाव के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।